गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू किया जाए। बायो का एक नया टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हिंदी में अर्थ होता है पोषण। तो जो आपका फूड है, जो भोजन है, उसको छोटो छोटो टुकड़ों में तोड़कर उसको जो पचाने की प्रक्रिया है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है। तो जो सजीव है, जो पोषण की क्रिया होगी, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये पोषण की क्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव में होगा। ठीक है, ये आपका निर्जीव में नहीं होगा। सजीव क्या होता है? जो ब्रीथिंग कर सकता है, यानी कि जो सांस लेगा, साथ ही साथ जिसमें ग्रोथ सिस्टम होगा, जो कि वृद्धि करेगा, जो सांस लेगा, जो मूवमेंट कर सकता है। अगर ये सब वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सजीव बोलेंगे, जिसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग को याद रखना। तो जो पोषण की क्रिया है, ठीक है, चाहे भोजन चबाने की बात हो या भोजन को पचाने की बात हो, दोनों प्रक्रिया क्या आपको पता है निर्जीव में होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये जो प्रक्रिया होगी, ये जो प्रोसेस होगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ सजीव में होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे। जो आपका ये प्रोसेस है, न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग का जो विधि है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पोषण पदार्थ आपका कई प्रकार का हो सकता है। जैसे आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। साथ ही साथ जो आपका भोजन है, जो भोजन है, भोजन करता क्या है? जब हम कोई रोटी का टुकड़ा लेते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो आपका दांत पर जाता है। दांत उसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? उसको क्रश कर देता है। उसको क्या करता है? तोड़ता है। और उसको तोड़ने के बाद उसमें क्या निकलता है? आपका एक जठर रस का स्राव होता है। वो जठर रस क्या करता है? जो भोजन है हमारा, उसको क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। ठीक है, चिपचिपा बना देने क्यों जरूरी है? कि आपने देखा होगा कि अगर कोई सूखा भोजन है, उसको जब हम निगलने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? वो आसानी के साथ आपके पाचन तंत्र में सूट नहीं करता। ठीक है, तो उस भोजन को चिपचिपा बनाने की जरूरत होती है, और वो काम कौन करता है? आपका जठर रस ये काम करेगा। ठीक है, चलिए। तो भोजन जो आप सजीव ग्रहण करता है, उसमें आपका वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपका भोजन में आप लोग ग्रहण करते हो। और इन सभी पदार्थ को, जिससे हमारा पोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पदार्थ जिससे हमारा पोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ बोलेंगे। और पोषक पदार्थ का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो आप याद रखेंगे वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तथा कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? आपका पोषक पदार्थ है। उसके अलावा पोषक पदार्थ जो है वो दो प्रकार में डिवाइड किया गया। जैसे कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर में जो बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है, और कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं जिनकी शरीर में कम मात्रा में जरूरत है। जैसे अगर आप बात किया जाए कि हमारे शरीर में प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कि सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, या आपका कॉपर हो गया, इन सब चीजों की जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में। तो जो पोषक पदार्थ शरीर में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, या फिर उनको अधिक मात्रा में शरीर को जरूरत है, ठीक है, दोनों चीज हो सकता है। या तो वो बॉडी में अवेलेबल हो, या फिर क्या हो कि उसका बॉडी में ज्यादा मात्रा में, हाई क्वांटिटी में क्या हो, उसका रिक्वायरमेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ मात्रक पोषक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये वो पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लोहा होगा और कैल्शियम होगा। अगर ऑक्सीजन शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन से सबसे पहले आपका ब्रीथिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन जो क्या करता है, जो हमारा बॉडी है उसमें ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन क्या पाता है? आपका ऑक्सीजन पाता है। और हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाता है? आयरन भी पाता है। आयरन और आपका ऑक्सीजन पाता है। तो ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। वैसे ही अगर बात किया जाए कि कैल्शियम का और आयरन का, तो कैल्शियम और आयरन जो है स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, तो कंकाल तंत्र में कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। बात आती है कि
जो कंकाल तंत्र है वो हमारे शरीर में क्या करता है। याद रखेंगे कि जैसे अगर आपके शरीर में मान लीजिए हड्डी नहीं होता, चाहे बॉडी के जिस पार्ट में आपका हड्डी नहीं होगा, क्या उस पार्ट को आप लोग मूवमेंट करा सकते हो? बिल्कुल नहीं करा सकते। ठीक है, वैसे जीव जिनमें हड्डी नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो देखिएगा वो रेंग कर चलता है, सरक के चलता है। जैसे आपका सांप देख लीजिए, ये सब क्या है, आपका सरक के चलता है, वो कूद के नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? कि उसका जो टिश्यू है, उत्तक है, उसमें हार्डनेस नहीं है। ठीक है, तो आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो टिश्यू को क्या करता है, हार्डनेस प्रदान करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र होगा वो शरीर को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करेगा, और इसी की सहायता से जो हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या दौड़ पा रहे हैं, चाहे कोई भी जो हमारे शरीर का मूवमेंट जिसमें कि जंप इन्वॉल्व होगा, वो क्या होगा, आपका स्केलेटन सिस्टम के ही बदौलत हो पाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो उसमें कंकाल तंत्र में आपको लोहा और कैल्शियम की जरूरत होगी। कैल्शियम हड्डी की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जिसके बॉडी में कैल्शियम की ज्यादा मात्रा होगा, उसमें जो होगा हड्डी उसका ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर आयरन का बात किया जाए तो कठोर बनाने के लिए, बॉडी में हार्डनेस के लिए आयरन आपका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए आपका ऑक्सीजन का हमने बता ही दिया, बाकी कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब भी आपके शरीर में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। अगर बात किया जाए नाइट्रोजन, जब आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, यानी कि आप एयर से ऑक्सीजन ले रहे हो, तो एयर में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 71% के करीब आपका नाइट्रोजन एयर में पाया जाता है। तो एयर भी आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट है, और अगर एयर का रिक्वायरमेंट है तो आपका नाइट्रोजन उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखें। उसके बाद होता है कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनकी शरीर में कुछ कम मात्रा में जरूरत होती है, जिसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि आपका जस्ता हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब आपका क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी शरीर में कम मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका जंतु है और पादप है, जंतु में पोषण कैसे होता है और पादप में कैसे पोषण होता है, इसको एक बार हम लोग पहले फिगर देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। पोषण किसमें होगा आपका? हमने सबसे पहले बताया ये सजीव में होगा। ठीक है, जो आपका पोषण होगा वो किसमें होगा? सजीवों में होगा। ये निर्जीव में आपका पोषण नहीं होगा। ठीक है, पोषण सजीव में होगा, और सजीव में पोषण को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आपका जंतु और दूसरा है आपका पादप। पादप में भी पोषण की जरूरत होती है और आपका जंतु में पोषण की जरूरत होती है। पादप जिसमें पेड़ पौधे आएंगे उनमें भी पोषण की जरूरत होगी। पोषण की जरूरत क्यों होगी? देखते हैं आप, पौधे जो वृद्धि कर पाते हैं, ग्रोथ जो हो पाता है, किसके कारण? अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पौधे में 3 प्रकार का ग्रोथ होता है। एक उसका होता है कि हाइट का ग्रोथ होगा, उसका लैटरल ग्रोथ होगा जिसको हम लोग पार्श्व ग्रोथ बोलते हैं, और एक होता है आपका जड़ का ग्रोथ। 3 प्रकार का ग्रोथ पौधे में पाया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। जब हाइट का ग्रोथ होगा वो कहां से होगा? शीर्ष से होता है। जो उसका मोटाई में जो वृद्धि होती है वो आपका लैटरल ग्रोथ के कारण होगा। ठीक है, और जो आपका जड़ का वृद्धि होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण होता है। इन सब चीजों को डिटेल में आगे चल को आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पोषण सजीव में जो है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पादप में पोषण का बात करेंगे। पादप में जो पोषण होता है 3 प्रकार से होता है। पादप में आपका पोषण होगा स्वपोषण, विषम पोषण। देखिए, पादप का जो पोषण है स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा है हमारा विषम पोषण। ये 2 प्रकार का आपका पोषण होगा, स्वपोषण और विषम पोषण। जो स्वपोषण होता है, जो आपका स्वपोषण होगा उसमें क्या होगा, और जो आपका विषम पोषण है उसमें क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग अभी स्टडी करेंगे। स्वपोषण का एग्जांपल सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। स्वपोषण का एग्जांपल होगा आपका नीलहरित शैवाल। पूछा गया क्वेश्चन ही आपसे कि नीलहरित शैवाल में कैसे पोषण होता है। नीलहरित शैवाल,
ठीक है, नील हरित शैवाल। और जो विषम पोषण है, विषम पोषण जैसे आपका हो गया वैसे जंतु जो कि अपना पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम पोषण बोलेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले स्वपोषण। जो हमारा स्वपोषण होता है, स्वपोषण जो होता है, जो अपना पोषण खुद बनाता हो, जो अपना भोजन खुद निर्माण करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण। पहला क्या था, स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन का निर्माण, जो पादप अपने भोजन का निर्माण अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, जो पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषित पादप बोलेंगे। दूसरा हमारा है विषम पोषण। जो पादप अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होंगे, ठीक है। देखिए, स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक हम लोग बोलते हैं, स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और विषम पोषण को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, ऑटोट्रॉपिक और ये आपका होगा हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। जो आपका स्वपोषण पादप होता है वो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, और जो आपका विषम पोषी पादप होता है वो अपना भोजन का निर्माण जो है वो दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषण बोलते हैं। विषम पोषण के बाद हम लोग देखते हैं विषम पोषण को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, मृतपोजी, कीटभक्षी और स्वपोषी। ठीक है, तो जो आपका स्वपोषी पादप होता है, जो आपका स्वपोषी पादप होगा, जिसमें हमने विषम पोषण देखा था, विषम पोषण को परजीवी पादप, परजीवी पादप का एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया और डोडर। ठीक है, और उसके बाद है हमारा मृतपुजोवी पादप। जो परजीवी पादप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्पेरोस्टेटिक, जिसका एग्जाम्पल है कवक और जीवाणु। इसके बारे में आप लोग डिटेल से मैं बता देता हूं, यहां पे लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। विषम पोषण,
पहला क्या था हमारा? परजीवी पादप। दूसरा था हमारा मृतोपजीवी पादप। और तीसरा है हमारा कीटभक्षी पादप। अब इस तीनों को डिटेल में एक बार समझिए, फिर मैं आपको लिखा दूंगा। जो परजीवी पादप होता है वो अपना भोजन जो है खुद तो नहीं बनाता है, लेकिन क्या होता है, ये जो भोजन खुद से पचा लेता है, ठीक है। और इसका जो पाचन तंत्र होता है शरीर के अंदर होता है, ठीक है। जो इसका पाचन तंत्र होता है शरीर के अंदर होगा। जो आपका मृत जीव पादप है, ये क्या करता है, जो अपना भोजन है वो सड़े गले पदार्थ को खाकर प्राप्त करता है। परजीवी और मृतोपजीवी में यही फर्क है, जो आपका परजीवी पादप होता है वो सड़े गले पदार्थ को नहीं खाता है, और जो आपका मृतोपजीवी पादप होगा वो क्या करता है, सड़े गले पदार्थ को खाकर ही वो अपना भोजन करता है। जैसे आपका कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब आपका क्या करता है, सड़े हुए गले हुए पदार्थ को खाकर अपना पोषण करता है। और जो कीटभक्षी पादप होता है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि क्या होता है, जिस पर अगर कोई कीट आके बैठ गया, उस पेड़ पर कोई कीट अगर आके आपका बैठ गया तो क्या होता है, उस कीट को क्या करता है, भक्षण कर लेते हैं, यानी कि उसको मारकर उसका अपना पोषण कर लेता है, ठीक है। तो इस तीनों के बारे में आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले परजीवी पादप, यह अपना भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं। और जो आपका मृतोपजीवी पादप होगा जो पादप अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से, सड़े तथा गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पादप कहते हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया परजीवी पादप और मृतोपजीवी पादप। इतना तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कीटभक्षी पादप के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि पोषण को दो प्रकार में डिवाइड किया गया, पोषण जंतुओं के द्वारा और आपका पादपों के द्वारा। सबसे पहले हमने पादपों की चर्चा की। पादप में पोषण जो होता है दो प्रकार से होगा, एक आपका स्वपोषण और दूसरा होगा आपका विषम पोषण। स्वपोषण, जो पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषित पादप बोलेंगे। जैसे आपका हो गया हरा पौधा, ये अपना भोजन क्या होगा, खुद बना लेता है। नील हरित शैवाल, ये अपना भोजन क्या होता है, खुद बना लेता है। कुछ ऐसे ही पादप हैं जो अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर पाते हैं, वे अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे विषम पोषण पादप। विषम पोषण को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। विषम पोषण को तीन पार्ट में आपका डिवाइड किया गया, परजीवी, मृतोपजीवी और कीटभक्षी। तो जो आपका परजीवी पादप होगा
वह अपना भोजन सजीव से ग्रहण करता है, अन्य सजीव को खाकर वो क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। जो आपका मृतोपजीवी पादप होगा वह अपना भोजन किसी निर्जीव को सड़े हुए गले हुए पदार्थ को खाकर अपना भोजन प्राप्त करेगा। और जो आपका कीटभक्षी पादप होता है इसके बारे में लिख देते हैं, जो अपने पोषण के लिए अन्य कीटों का भक्षण करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटभक्षी पादप। बात आती है कि तीनों का एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जो परजीवी पादप है उसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, रेफलेसिया और डोडर, ये आपका परजीवी पादप है, ठीक है। रेफलेसिया और डोडर जो है वो आपका परजीवी पादप होगा। उसके बाद जो आपका मृतोपजीवी पादप है, एग्जाम्पल हमने बता दिया है, कवक और जीवाणु, ये क्या है आपका मृतोपजीवी पादप। और जो कीटभक्षी पादप होता है जिसमें बीनस और आपका फ्लाई ट्रैप आता है, ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है कि उस पौधे पर अगर ये पक्षी आके बैठ जाए, कीट आके बैठ जाएगा, उसको क्या करता है, मारकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं कीटभक्षी पादप। अच्छा, पौधे में सबसे ज्यादा 17 खनिज पदार्थों की जरूरत होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था, जो आपका जंतु था, जंतु में आपका कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, कुछ सूक्ष्म तत्व पोषक थे और कुछ अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत थी। वैसे ही पौधा में टोटल जो है 17 खनिज पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, ठीक है। पौधे में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज का आपका दहन होता है। और जहां तक बात रही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। पौधे जो है प्रकाश, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना भोजन जो है तैयार करता है। और इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो आप लोग अभी शॉर्टकट में याद रखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो प्रकाश है, ऊर्जा है, जो आपका लाइट एनर्जी है, उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके जो पौधा है अपना भोजन प्राप्त करता है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है। लिख देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का दहन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों इसमें प्रोसेस होता है। ऑक्सीकरण प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है उसकी संख्या में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगी, और वो जो आपका तत्व होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तीन चीजें जिस प्रक्रिया में होंगी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जो होगा वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपना त्याग कर देगा। ये जो तीन प्रक्रिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसी का सेम अपोजिट हो जाता है रिडक्शन, यानी कि जब जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी वो यहां क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी आ जाएगा। हाइड्रोजन वहां कमा था, यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका बढ़ जाएगा। वहां उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। बस इतना चीज आप लोगों को याद रखना है पादपों में शोषण के बारे में। पादपों में शोषण को हम लोग एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसे जैसे हमने आपको बताया, पादप में जो पोषण होगा वो दो प्रकार का, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण, जो अपना पोषण खुद से तैयार कर लेगा पौधा, उसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषित पौधा बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग स्वपोषित प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जो आपका विषम पोषण है, विषम पोषण जो कि अपने भोजन के लिए अन्य चीजों पर आश्रित होंगे, ठीक है। विषम पोषण को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका
परजीवी, दूसरा आपका मृतोपजीवी और तीसरा आपका कीटभक्षी। तो जो परजीवी पादप होगा वो क्या करेगा, अपना भोजन के लिए अन्य सजीव चीजों पर, सजीव पर आश्रित होगा, निर्जीव पर नहीं। अगर वो निर्जीव पर आश्रित है तो आपका मृतोपजीवी पादप हो जाएगा। और वो ऐसे भी पौधे होते हैं जिस पर कोई कीट आके बैठता है, उनको अपना भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कीटभक्षी पादप बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जंतु में पोषण का। पादप का पोषण हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतुओं में जो पोषण होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है जिसमें जो पाचन का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णमोजी। इसमें लिख लीजिए, पाचन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, पूर्ण पाचन होगा। पूर्ण पाचन की क्रिया होती है। और दूसरा होगा आपका जो पूर्ण पाचन होता है वो तीन प्रकार का आपका होता है। कौन सा? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये तीन प्रकार का आपका पाचन होता है जो पूर्ण पाचन होता है, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णमोजी, होलोजोइक बोलते हैं हम लोग को। तो जो होलोजोइक है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और आपका ओमनीवोरस। तो जो हर्बीवोरस होता है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब याद रखेंगे। ये सब क्या करता है? सिर्फ अपना भोजन जो है वो घास खा के प्राप्त करता है। ठीक है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? घास के द्वारा। या फिर इसको लिख लीजिएगा हरे पौधे खाकर, हरे पौधे खाकर। और जो आपका मांसाहारी होगा वो क्या खाएगा? मांस खाएगा, जिसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, शेर, लोमड़ी और चीता। और इसमें कई बच्चे जो है इसको गलत मार के चले जाते हैं कि वहां पूछता है एग्जाम में कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है कि शाकाहारी है। कई लोग इसको शाकाहारी मार के टिक कराते हैं, कोई मांसाहारी मार के टिक करा है, लेकिन जो आपका मनुष्य होता है वो आपका सर्वाहारी है। ये अपना पादप जो है वो हरे पौधे यानी कि घास को भी खाकर प्राप्त कर सकता है, ये मांस भी खा सकता है। तो जो दोनों का मिक्सचर होगा, शाकाहारी और मांसाहारी का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वाहारी ओमनीवोरस। तो इसका एग्जाम्पल से एक प्रश्न आता ही आता है कि हर्बोवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस है। इसका तीनों का एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। शाकाहारी का एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, जो अपना भोजन जो है हरे पौधे या फिर घास को खाकर प्राप्त करता है, जैसे आपका गाय हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया। जो आपका मांसाहारी है, जो कि मांस खाकर अपना भोजन मेन रूप से प्राप्त करता है, जैसे आप शेर हो गया, लोमड़ी हो गया, चीता हो गया। शेर, लोमड़ी, चीता को आप कितना भी आप घास खिला दो, चाहे कुछ खिला दो, उसका पेट नहीं भरता और उसका पोषण नहीं हो सकता, उसको मांस की रिक्वायरमेंट होगी है। तो एक चीज आप लोग याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई जैसे आपका कौवा हो गया, जैसे आपका कोई बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये जो है आपका सर्वाहारी में आएगा। ये नहीं कि वो मांसाहारी में, क्योंकि मांस तो वो खा लेता है लेकिन उसका वो प्राइमरी भोजन नहीं है। ठीक है, प्राइमरी भोजन का बात, जो कि अपना भोजन प्राइमरी रूप से कैसे करता है। तो प्राइमरी रूप से जो मनुष्य होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। कुत्ता आपका सर्वाहारी में आएगा, वो शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी भी होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा परजीवी पोषण, यानी कि इसमें जो पोषण होता है अपूर्ण पाचन होता है, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होगा। अपूर्ण पाचन तंत्र इसमें पाया जाता है, या फिर इसका जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है? बाहर होता है। जैसे आप लोग देखेंगे तिलचट्टा वगैरह है, उसका श्वसन तंत्र भी क्या होता है? बाहर से होता है। जोंक है, उसका जो श्वसन तंत्र भी त्वचा में होता है, और साथ ही साथ वो पाचन भी जो करता है वो त्वचा से करता है। कैसे करता है? चूस कर करता है। ठीक है, तो वो जो उसका जो पाचन सिस्टम होता है वो बाहर होता है, और मनुष्य का पाचन सिस्टम कहाँ है? अंदर है। ठीक है, तो जिसका पाचन सिस्टम इंटरनल है वो कंप्लीट पाचन सिस्टम में आता है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है उसका। और जिसका पाचन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम बाहर है, वो इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम में आता है। जिसको हम लोग, जिसका एग्जांपल याद रखिएगा, जोंक हो गया,
जू हो गया, मच्छर हो गया, ये सब का क्या होता है, ये अपना जो पाचन है वो त्वचा से करता है। लिख लीजिए, त्वचा से पाचन करता है। और कैसे करता है, चूस कर करेगा, ठीक है, पाचन करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका एक आता है आंतरिक परजीवी। ये जो होता है जिसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, गोल कृमि और एस्केरेसिस। गोल कृमि और आपका एस्केरेसिस, ये क्या करता है, इसमें भी पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र अंदर होता है, लेकिन ये भी अपना पाचन जो है चूस कर ही करता है, सक करके करता है। जैसे हम लोग अपना भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसको पाचन के योग्य बनाते हैं, लेकिन ये जो भोजन है ये तोड़ कर नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये पाचन नहीं करता, ये क्या करता है, चूस कर अपना भोजन करता है। लेकिन इसका भी जो पाचन तंत्र होता है वो शरीर के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक परजीवी। और तीसरा है आपका मृतोपजीवी, जिसका एग्जाम्पल जीवाणु और मशरूम है। ये क्या करता है, इसका भी जो पाचन तंत्र है शरीर के बाहर है, पर ये क्या करता है, ये जो है जिंदा पदार्थों को नहीं खाता, ये मृत पदार्थों को, सड़े गले पदार्थ को खाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जो आपका मृतोपजीवी पादप है ये क्या करता है, सड़े गले पदार्थ को खाता है, जिसका एग्जाम्पल मशरूम हो गया, जीवाणु हो गया। मशरूम से एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि मशरूम क्या है। मशरूम एक प्रकार का क्या है, कवक है, और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में, मशरूम में प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, चलिए, ये जो हमारा पाचन सिस्टम था ये इतना ही बस आप लोग को याद रखना है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि क्या क्या हमने आपको इसमें के बारे में बताया और कहां से प्रश्न आ सकता है। जो आपका पाचन सिस्टम है, ठीक है, जो पोषण सिस्टम है, पोषण सिस्टम, उसमें दो प्रकार से आपका होता है, एक आपका जंतु में और एक आपका पादप में। पोषण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जंतुओं में और पादप में। तो सबसे पहले पादपों की चर्चा की जाए तो पादप में जो पोषण होगा दो प्रकार से होगा। कैसे कैसे, पहला स्वपोषित पादप, जो अपना भोजन खुद निर्माण करेगा, ठीक है, और जो आपका भोजन खुद निर्माण नहीं करने में सक्षम है उसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषण। विषम पोषण को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, आपका परजीवी, मृतोपजीवी और कीटभक्षी, और ये था हमारा ये उसके बाद हमने देखा जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतुओं में जो पोषण है 5 प्रकार से होता है। एक ऐसा पोषण जिसमें कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। दूसरा ऐसा जिसमें कि कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम क्या होगा, बाहर होगा। तीसरा ऐसा होगा कि डाइजेशन सिस्टम उसमें बाहर है पर वो भोजन को तोड़ नहीं सकता है, ठीक है, वो क्या करता है, भोजन को चूस कर करेगा। वैसे ही एक और अपोजिट हो जाएगा कि एक ऐसा पाचन सिस्टम जिसमें क्या होगा कि वो भोजन को तोड़ तो सकता है पर उसका जो पाचन सिस्टम क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। और लास्ट में एक ऐसा जिसको हम मृतोपजीवी बोलते हैं, जो क्या करता है, उसको सड़ा गला पदार्थ वो खाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का पाचन सिस्टम होता है, किसमें, आपका जंतुओं में होता है। और इसी पाचन से जब पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, ये था हमारा पोषण सिस्टम का चीज। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे इसमें कि पाचन तंत्र। जैसे हमने अभी देखा कि पोषण हो रहा था, उससे वो कैसे हो रहा था, आपका डाइजेशन सिस्टम से हो रहा था। तो आइए समझ लेते हैं कि पाचन तंत्र कैसे होता है। तो जैसे हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम लोग सबसे पहले थे। तो जो आपका ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम होता है इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बुलाया जाता है आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल आपका मुख से शुरू होता है। सबसे पहले कोई भी भोजन है आपका कहां जाएगा, मुख में जाएगा। मुख में जाएगा, वहां से कहां जाएगा, हुआ आपका जाएगा ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से हुआ आपका स्टमक, अमाशय में चला जाएगा। अमाशय से वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से वो बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत से आपका वो कहां चला जाएगा, गुदा तक चला जाएगा, और
और गुदा से क्या होगा, आपका मल द्वार के थ्रू आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। तो 6 स्टेप हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, 6 स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा, माउथ, मुख, उसके बाद आपका ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आपका आएगा मास स्टमक, स्टमक के बाद आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका आएगा बड़ी आंत बिग इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका आएगा आपका गुदा आएगा, जिससे क्या होगा वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर की ओर निकल जाएगा। और उसके बाद कौन सा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य क्या है कि ये पाचन में सहायता करता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि पाचन को क्या करता है, आगे की ओर भेजने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आहार नाल है जो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, माउथ से क्या होता है स्टार्ट हो जाता है और कहां तक पहुंचता है, गुदा तक आपका पहुंचेगा। इसकी लंबाई पूछा जाता है कभी कभी कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर की होती है, और फीट में पूछा जाएगा तो याद रखेगा 32 फीट, ठीक है, 32 फीट के आसपास लगभग इसका लंबाई होता है, और मीटर में पूछेगा तो 8 से 10 मीटर क्या होता है इसकी लंबाई होती है। इसके 6 भाग होते हैं, सबसे पहला मुख, उसके बाद आपका ग्रास नली, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका बड़ी आंत, और उसके बाद गुदा, या फिर इसको हम लोग मलास बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मुख के बारे में, कि मुख में जो हमारा पाचन सिस्टम है वो कैसे कैसे कार्य करता है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमने मुख में भोजन लिया तो वो कहाँ जाएगा, आपका दांत पर जाएगा। दांत क्या करेगा, भोजन के उस टुकड़े को क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में पहले वो कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा सलाइवरी ग्लैंड से कुछ सलाइवा उस पर आएगा। उस सलाइवा का क्या है, भोजन को चिपचिपा कर देना, और उस भोजन जो चिपचिपा भोजन होगा फिर वो क्या होगा, वो आपका ग्रास नली में आसानी के साथ चला जाएगा। आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो आपका भोजन है अगर वो सूखा भोजन है, ड्राई फूड है, उसको आपको कंज्यूम करने में निगलने में क्या होता है, दिक्कत होता है, और जो आपका चिपचिपा भोजन होगा वो जो आप भोजन है वो बड़ी आसानी के साथ आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जो भोजन को चिपचिपा बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड हम लोग उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे कैसे आपका कार्य करता है, ठीक है। तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, इससे लगभग डेली 24 घंटा में 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। इसको ठीक से लिख लीजिए। इससे डेली लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, और इससे 4 प्रकार का आपका सलाइवरी ग्लैंड निकलता है। एक आपका लाइसोसोम, दूसरा आपका टाइलिन, तीसरा आपका डाइस्टेज, और चौथा आपका म्यूलिन। और यही जो म्यूलिन यही आपका म्यूलिन लार है जिससे क्या होता है, भोजन आपका चिपचिपा हो जाएगा। इस चीज को याद रख लेगा, इसी म्यूलिन लार से आपका भोजन क्या होता है, चिपचिपा होता है। और सबसे ज्यादा कौन सा लार आपके शरीर में पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। तो 4 प्रकार का लार आपको याद रखना है, लिख लीजिए। सबसे पहले लाइसोसोम पहला, याद रखेंगे टाइलिन, दूसरा है हमारा लाइसोसोम। इस चारों से प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। लाइसोसोम, तीसरा है हमारा म्यूलिन, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइलिन। ये जो आपका होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यह जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। और जो आपका म्यूलिन है भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य, ठीक है, भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य, चिपचिपा बनाने का कार्य,
ठीक है। और ये जो आपका लाइसोसोम है ये क्या करता है, जीवाणुओं विषाणुओं को मारता है, ठीक है, जीवाणु विषाणु को मारता है, जीवाणु विषाणु को मारता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कौन सा था, उसके अलावा हमारा था डाइन स्टेज, ठीक है, डाइन स्टेज हमारा एंजाइम था, ठीक है। चौथा कौन सा, डाइन स्टेज, डाई इन स्टेज, ठीक है। ये आपका 4 प्रकार का सलाइवरी ग्लैंड था। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड 4 प्रकार का है, टाइलिन, टाइलिन के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा लार ग्रंथि में पाया जाता है, टाइलिन जो है सबसे ज्यादा निकलता है। लाइसोसोम क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। इस चीज को हमने सेल चैप्टर में डिटेल से बताया है, एक बार हम फिर आपको बता देते हैं कि जो आपका लाइसोसोम है वो क्या करता है कि ये सेल में आपका पाया जाता है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, आपका कोशिका में आपका लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है कि अगर वो लाइसोसोम गलती से फट गया, जो गलती से अगर वो लाइसोसोम आपका फट जाता है तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसमें विष पाया जाता है, और वो विष क्या करेगा, उस टोटल का टोटल सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। और ये प्रक्रिया कभी कभी जरूरत भी होती है। क्यों होती है, आप देखते होंगे जब आपको कभी चोट लग जाता है शरीर पर तो क्या होता है कि उस जगह का पार्ट क्या होता है, आपका ब्लैक हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, आपका ब्लैक हो जाता है। तो वो जो आपका ब्लैक हो जाता है तो उस जगह पर आप देखते होंगे कि धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर आपको नया स्किन आने लगता है। किस प्रक्रिया के कारण आता है, यही जो हमारा लाइसोसोम एंजाइम है, यही जो हमारा लाइसोसोम है वो क्या करता है, उस सेल को क्या करता है, पहले तो जो डिस्ट्रॉय हो गया है उसको ये सफाई करने का काम करता है। क्या करता है, सफाई करने का काम करेगा। और जब तक वो नया वो पूरी तरीके से साफ नहीं होगा तब तक वो आपका ब्लैक होता है। और जब वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा फिर क्या हो जाता है, उस पर एक नया स्किन आने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि नया स्किन आपका आ गया। वो कैसे होता है, लाइसोसोम में होता है। तो ये क्या करता है, विषाणुओं या जीवाणुओं को क्या करता है, कीटाणुओं को क्या करता है, मारने का काम आपका लाइसोसोम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइलिन और जो आपका डाई स्टेज है, जो आपका टाइलिन है डाई स्टेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया और इसको आप लोग याद रखिएगा। जो स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम आपका करता है लाइसोसोम एंजाइम करेगा। स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम कौन करेगा भैया, जो आपका लाइसोसोम एंजाइम है। और म्यूलिन के बारे में हमने बताया कि म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बदल देता है जिससे भोजन को आपको पचाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो जो म्यूलिन एंजाइम है क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है जिससे निगलने में क्या होती है, आपको आसानी होती है। लार जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो 3 जोड़ा पाया जाता है। टोटल कितना, 6। एक जोड़ा में कितना होगा, 2 होगा। टोटल कितना पाया जाएगा आपका, 6 पाया जाता है। जिसमें जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैराटीड होती है। लिख लीजिए यहां पर, सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटीड होती है, पैराटीड होती है, ठीक है। सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होगा, पैराटीड का होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो ये 3 जोड़ा पाया जाता है, पैराटीड जो ग्रंथि होता है वो विषाणु से क्या होता है, संक्रमित। कभी कभी देखते होंगे पैराटीड ग्लैंड कभी कभी
पैराटीड ग्लैंड में विषाणु का संक्रमण हो जाता है। जिससे पैराटीड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। जिसे मम्प्सिया गलसुआ कहते हैं। ठीक है, देखिए जो कभी कभी क्या होता है, जो सबसे बड़ा हमारा सलाइवरी ग्लैंड है कौन सा है, पैराटीड। उस पैराटीड ग्लैंड में कभी कभी क्या आता है, स्वेलिंग आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिसको हम लोग गलसुआ, एक मिनट इसको लिख लीजिए, गलसुआ। गलसुआ ठीक है, देखो ये ठीक हो गया, गलसुआ। मम्स क्या होगा, मम्स या गलसुआ होगा। कभी कभी पैराटीड ग्लैंड में क्या आता है कि आपका स्वेलिंग आता है, जिसको डॉक्टर क्या बोलता है, मम्स या फिर गलसुआ बोलता है। और ये सबसे बड़ा क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। पैराटीड हमारा सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुख में हमारा दूसरा पार्ट कौन सा था, लार के अलावा दूसरा पार्ट था हमारा दांत। तो दांत का जो अध्ययन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और दांत में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, लगभग 85%। फॉस्फोरस आपका 10% के करीब पाया जाता है, और 5% के करीब आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। दांत में आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, आपका क्षरण होने लगता है। दांत जिसको हम लोग बोलते हैं कि झड़ने लगता है, उसको साइंस में बोला जाता है क्षरण। और ये किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। दांत में अगर आपका फ्लोरीन की कमी हो गई है तो दांत आपका क्या हो जाएगा, क्षरण होने लगेगा। एक इससे और एक और क्वेश्चन आता है आपका कि जो दांत है, जो दांत का सबसे बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामिल बोलते हैं। ठीक है, और दांत का जो आंतरिक परत होता है उसको हम लोग डेंटाइल बोलते हैं। ठीक है, दांत के बाहरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे, एनामिल, और जो आंतरिक परत है उसको हम लोग बोलेंगे डेंटाइन। और जो दांत का बाहरी परत होता है कौन सा, एनामिल, ये शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामिल होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामिल आपका होगा, जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये भी आपसे पूछा है कि एनामिल किसका बना होता है, याद रखिएगा, एनामिल आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत को 2-3 प्रकार में डिवाइड किया गया, जैसे कुछ होता है काटने वाला दांत, कुछ होगा आपका चबाने वाला दांत। तो जो आपका काटने वाला दांत होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर। ठीक है, काटने वाला दांत। और इसकी टोटल संख्या मानव में होती है 8। ठीक है, काटने वाले दांत की संख्या टोटल कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद होता है आपका चीरने वाला दांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। केनाइन बोलते हैं चीरने वाला दांत, और इसकी संख्या मानव में होती है 4। काटने वाला 8, चीरने वाला आपका
4, और एक होता है आपका प्रीमोलर और दूसरा होता है मोलर। ठीक है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और मोलर की संख्या होती है 12। प्रीमोलर क्या होता है कि ये शरीर जो आपका भोजन है, भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, पहले हमने दांत से काटा, उसके बाद क्या किया, उसको चीरा, चीरने के बाद क्या किया, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये प्रीमोलर जो है तोड़ देगा। और मोलर का कार्य क्या है कि उसको क्रश करके चबा देना। ठीक है, चबाने का काम कौन करेगा, ये करेगा, क्रश करने का काम करेगा आपका मोलर करेगा। और टोटल कितना होता है, 32 दांत होता है। लेकिन यहां से 2-3 प्रश्न है जो कि आपको पूछा भी जाता है, और इसमें कई लोग गलती मार के चले आते हैं। इसको हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा। ठीक है, कि मानव के जीवन में टोटल कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होता है। कैसे होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे कि मानव के जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, 52, और एक बार में अधिकतम दांतों की संख्या, ये होता है आपका 32। कई लोग इसको गलत मार के चले आते हैं कि अधिकतम की जगह 52 मार देंगे और एक बार की जगह वो लोग 32 मार के चले आते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत बात है। एक बार में अधिकतम दांतों की संख्या पूछेगा तो आपको 32 मारना है, और अधिकतम पूछेगा तो आपका 52 मारना है। इसको आप लोग समझिए। होता क्या है कि कुछ ऐसे दांत होते हैं कि आपके जीवन भर में 2 बार आते हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे दांत होते हैं जो कि आपके जीवन भर में वो 2 बार आते हैं। उन दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। लिख लीजिए, जीवन भर में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, ये होता है आपका 20। तो यही क्या हो जाएगा, 2 बार आएगा तो 20 × 2 हो जाएगा, आपका टोटल हो जाता है आपका 40। ठीक है, और जो आपका 12 जो आपका बचा, एक बार आने वाले दांत की संख्या, एक बार आने वाले दांत की संख्या, ये होता है आपका 12। और इसी 40 और 12 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल आपका दांत का संख्या कितना बन जाता है, 52 बन जाता है। ठीक है, स्तनधारी में जो मनुष्य जैसे कि अपना स्तनधारी है, उसमें अगर आपसे पूछेगा कि स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांतों की संख्या किसमें होती है, याद रखिएगा, स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांतों की संख्या सूअर तथा घोड़ा का होता है। ठीक है, स्तनधारी में सबसे ज्यादा सूअर तथा दांतों की संख्या होती है कितनी, 44। ठीक है, मनुष्य में कितना होता है, 32, और इसमें कितना होता है, 44। सबसे ज्यादा स्तनधारी में घोड़ा और सूअर में दांत का संख्या पाया जाता है। ठीक है, और उस दांत के बाद हमारा भोजन को हमने जब मुंह से दांत के थ्रू चबा लिया है, चबाने के बाद वो कहां चला जाएगा, आपका ग्रास नली में चला जाएगा। ग्रास नली होता क्या है, जो आपका मुख है, मुख से अमाशय को जोड़ने का काम करता है। लेकिन टीसीएस इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है या नहीं। बिल्कुल नहीं होता। ये करता क्या है कि भोजन को मुख से अमाशय तक भेज देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ये भोजन का पाचन का कोई भी कार्य ये नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रास नली के बारे में मात्र एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि यह क्या करता है कि
मुख गुहा से अमाशय को जोड़ने का काम करता है और इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ये एक प्रकार का पाइप होता है। ग्रास नली क्या होता है? एक प्रकार का पाइप है जो कि भोजन का ट्रांसफर करने का काम करता है। मुख से ये स्टमक में भेज देगा। अब भोजन हमारा कहाँ गया है? स्टमक में आ गया है, अमाशय में हमारा भोजन आ गया है। ठीक है, जो अमाशय होता है उसकी आकृति पूछी जाती है, कैसा होता है? थैली नुमा उसकी आकृति होती है। यह क्या करता है? दो प्रकार का काम करता है। ये क्या करेगा? भोजन को स्टोर करने का भी काम करेगा और साथ ही साथ उसको पचाने का भी काम करेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो हमारा अमाशय है भोजन को कितनी देर तक स्टोर करके रख सकता है, कितनी देर तक भोजन को जो हमारा अमाशय है संग्रहित करके रख सकता है। तो याद रखिएगा भोजन को लगभग 4 घंटे तक यह क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कौन रखता है? अमाशय आपका भोजन को स्टोर करके लगभग 4 घंटे तक रखता है। यही कारण है कि डॉक्टर आपको बोलता है कि 4 घंटे पर आपको खाना चाहिए। होता क्या है कि फिर जो हमारा अमाशय से क्या हो जाएगा, जो हमारा फूड है वो नीचे की तरफ आपका आंत में होता हुआ वो बाहर की तरफ निकलता चला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि 4 घंटे के अंतराल पर आपको भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए ताकि आपका स्टमक क्या हो? खाली न रहे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज को। और ये क्या करता है? जो हमारा स्टमक है ये भोजन को ये क्या करेगा? पचाने का तथा स्टोर करने का काम करेगा। और कितनी देर तक स्टोर करने का काम करेगा? लगभग 4 घंटे तक ये भोजन को स्टोर करने का आपका काम करता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा भोजन है वो कहां चला जाएगा? छोटी आंत में चला जाएगा। उससे पहले हम लोग स्टमक के 3 पार्ट को हम लोग समझने का काम करते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइरेलिक। जो हमारा स्टमक का 3 पार्ट है, कार्डिक, फंडिक और पाइरेलिक। जो हमारा कार्डिक है इससे हमारा क्या निकलता है? HCl निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा किससे निकलता है? स्टमक के कार्डिक पार्ट से HCl निकलता है जो क्या करता है? टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। और टाइलिन क्या कर रहा था? शर्करा में भोजन को किसमें तोड़ने का काम कर रहा था? शर्करा में तोड़ने का काम ये कर रहा था। और साथ ही साथ जो हमारा HCl है ये क्या करेगा? कीटाणु का जो उस भोजन में कुछ अनवांटेड मटेरियल है, जितना कीटाणु है उसको क्या करेगा? मार देगा। और साथ ही साथ भोजन को क्या करेगा? एसिडिक बना देगा। क्या करेगा? एसिडिक बना देगा। एसिडिक बनाने से होता क्या है? वो भोजन में जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेगा? क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। आपने देखा भी होगा या खुद आप लोग जानते होंगे कि एसिड में रिएक्शन करने का जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो HCl क्या है? हमारा एसिड है जो कि उस भोजन से जब मिलेगा, स्टमक में उस भोजन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उसको एसिडिक बना देगा, कीटाणु को मार देगा और साथ ही साथ वो क्या करेगा? भोजन को तेजी के साथ अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर देगा। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो क्या होगा? पाइरेलिक एंजाइम पाइरेलिक ग्लैंड में आपका चला जाएगा। पाइरेलिक में आपका क्या होता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये प्रश्न भी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जठर ग्रंथि किस पार्ट में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्टमक के पाइरेलिक में ये आपका जठर ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, और इससे आपका जठर रस का स्राव होता है। जठर रस आपका 2 प्रकार का पाया जाएगा, रेनिन तथा पेप्सिन। ठीक है, रेनिन तथा पेप्सिन 2 प्रकार का आपका जठर रस पाया जाता है। रेनिन जो होता है दूध को दही बना देता है और साथ ही साथ ये क्या करता है? खट्टा करने का काम करता है। भोजन में खट्टा को करने का काम ये करेगा, एसिडिक बनाने का काम आपका रेनिन करेगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में आपका केसीन प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है? और इसी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, इसी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा हो जाता है? पीला होता है। ये क्या करता है? कैल्शियम को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है और इससे आपको शरीर में कैल्शियम की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कैल्शियम आपको कैसे प्राप्त होगा? जब आपका रेनिन एंजाइम है वो क्या करेगा? प्रोटीन को क्या करेगा? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देगा। प्रोटीन को किसमें बदलता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में रेनिन एंजाइम आपका बदल देगा प्रोटीन को और इससे आपको क्या हो जाएगा? शरीर में कैल्शियम की मात्रा मिलेगी। प्रोटीन जो है प्रोटीन को पचाने का काम आपका पेप्सिन करता है। तो पाइरेलिक में आप जठर ग्लैंड पाया जाता है। जठर ग्लैंड में आपका 2 एंजाइम पाया जाएगा, एक आपका रेनिन एंजाइम और दूसरा आपका पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करेगा? आपको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देगा और आपका पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है। कैसे पचाता है?
प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ये बदलने का आपका कार्य कौन करेगा, ये करेगा आपका पेप्सिन का कार्य करता है। उसके बाद हमारा भोजन जो है एमाशय से कहां पहुंच जाएगा, छोटी आंत में पहुंच जाएगा। और भोजन का कंप्लीट पाचन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज टेक प्लेस किसमें, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। ठीक है, तो भोजन का कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के किस भाग में, छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में, लिख लीजिए इसको। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। चलिए, उसके बाद हमारा जो भोजन है वो कहां चला जाएगा, यकृत में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, यकृत में चला जाएगा। और यकृत का कार्य क्या है, ब्लड को छानना। यकृत का कार्य क्या है, ब्लड को छानने का कार्य है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, यकृत ग्लैंड हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसका वेट कभी कभी पूछता है, याद रखेगा 1.5 लीटर के करीब होता है, केजी होगा, गगन होगा, केजी है। ठीक है, और इसको भी 'बरी'। ठीक है, चलिए इसको भी हटा लीजिए पहले एक सेकंड। वन 1.5 kg। चलिए, हो गया। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, यकृत होगा, लीवर जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और इसका वेट कितना होता है, लगभग 1.5 kg इसका वेट होता है, 1.5 kg इसका वेट होता है। और इसमें पित्त का निर्माण होगा। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार आपसे पूछा भी गया होगा, आपने प्रीवियस सेट भी लगाया होगा, और बच्चा इसको गलत मार के आता है। क्या गलत मार के आता है कि उससे पूछता है कि पित्त का स्रवण कहां से होता है, तो यकृत से। लेकिन पित्त का स्टोरेज कहां होता है, तो ये होता है आपका पित्ताशय में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि पित्त बनता कहां है, पित्त का उत्पत्ति कहां होता है, तो आपका यकृत में होगा। लेकिन पित्त का भंडारण, स्टोरेज कहां होगा, तो आपका गॉल ब्लैडर कहां होगा, ये होगा गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। और यह क्या होता है, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर यहीं पर जमा होता है। यकृत में जो आपका पित्त बना था, जो बाइल बना था, वो कहां आके जमा होगा, गॉल ब्लैडर में आके वो स्टोर होता रहता है। और कभी कभी क्या होता है, इसी गॉल ब्लैडर में आपको कभी कभी स्टोन हो जाता है। ठीक है, इसी पित्ताशय के द्वारा गॉल ब्लैडर में कभी कभी क्या होता है, आपका स्टोन हो जाएगा। तो उस स्टोन को क्या करता है, निकालने के लिए क्या कहता है, पूरे गॉल ब्लैडर को ही काटना पड़ जाता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया तो क्या कहता है, उस टोटल का टोटल गॉल ब्लैडर को आपको काट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से आपका 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कौन कौन सा, आइए देख लेते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अग्नाशय से तीन प्रकार का एंजाइम निकलता है।
पहला एमाइलेज, दूसरा है आपका ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। दूसरा ट्रिप्सिन, ठीक है, और तीसरा है आपका लाइपेज। ठीक है, ये तीन प्रकार का आपका पैनक्रियाज, अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। और इसी पैनक्रियाज में खराबी के कारण आपको शुगर की बीमारी होती है। ठीक है, अग्नाशय से आपका एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और अगर वो इंसुलिन हार्मोन आपका निकलना बंद हो गया या फिर उसका जो क्वांटिटी है वो अगर आप कम गया तो क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और जब आपको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी आपको हो गई है। ठीक है, और ये उसको कम करने के लिए आप लोग देखते होंगे जिसको हाई बीपी का, हाई शुगर हो जाता है, जिसको ज्यादा मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। ठीक है, कि डेली आप लोग इंसुलिन लीजिए। ठीक है, वो कहां से आपका निकलता है, इंसुलिन से आपका हार्मोन जो है वो पैनक्रियाज से निकलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है यह क्या करता है, प्रोटीन को पचाकर पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पचाकर पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम हमारा कौन सा करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। साथ ही साथ जो हमारा एमाइलेज एंजाइम होगा यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देगा। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। हमने देखा था वहां पर कि स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम कौन कर रहा था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा एमाइलेज एंजाइम है स्टार्च को ये क्या करेगा, शर्करा में तोड़ देगा। उसके बाद जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, जो हमारा लाइपेज एंजाइम है यह वसा को तोड़कर क्या करता है, ग्लिसरॉल तथा फैटिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वह वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में बदल देता है, और इसके बाद जो हमारा भोजन है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा भोजन कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में पहुंच जाएगा, यानी कि ये 5वें नंबर पर पहुंच गया। मुख से होता हुआ कहां गया, ग्रास नली में, ग्रास नली से अग्नाशय में गया, अग्नाशय से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा वो बड़ी इंटेस्टाइन, बिग आंत में हमारा भोजन आ गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होगा, भोजन का कोई डाइजेशन का काम नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, विटामिन B2 का निर्माण होता है। ठीक है, बड़ी आंत में विटामिन B2 का आपका क्या होगा, निर्माण होगा, और आंत के बाद जो हमारा भोजन है वो कहां चला जाएगा, सीकम में चला जाएगा। आंत के बाद हमारा भोजन सीकम में चला जाएगा, और सीकम जो होता है पेट के राइट साइड में होगा। ठीक है, पेट के राइट साइड आपका क्या होता है, सीकम होता है, और उसी सीकम के नीचे आपका अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का कोई प्रॉपर यूज नहीं है अपने बॉडी में। ठीक है, अपने शरीर में अपेंडिक्स का कोई प्रॉपर, कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, पर क्या है कि वो शरीर में पाया जाता है। कभी क्या होता है कि उसमें स्टोन हो जाता है या फिर उसमें स्वेलिंग आता है, तो डॉक्टर क्या करता है, पूरा का पूरा अपेंडिक्स जो है वो आपको काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सीकम के बाद आपका कोलन होगा, सोलन नहीं होगा, कोलन होगा, लिख लीजिए इसको। कोलन। ठीक है, सीकम के बाद जो हमारा भोजन है वो कहां चला जाता है, कोलन में चला जाता है, जिसमें क्या होता है, जल का चूषण होता है। जल का क्या होता है, वहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो पाचन की क्रिया है वो क्या है आपका, जो है वो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है, जल अपघटन की प्रक्रिया है। इस क्रिया का क्या होता है, भोजन की क्रिया का 5 अवस्था हम लोगों को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले मुख में गया, मुख से ग्रास नली में, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। वो क्या होता है, ग्रास नली एक प्रकार का पाइप है जो कि मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। भोजन आमाशय में आया, भोजन आमाशय में आने के बाद 4 घंटे तक उसमें स्टोर रहा, और साथ ही साथ उसमें पाचन की क्रिया रही। तो उसके बाद जो हमारा भोजन है वो छोटी आंत में चला गया, छोटी आंत से आपका बड़ी आंत में चला गया, बड़ी आंत से भोजन जो है आपका वो कहां चला गया, सीकम में चला गया, जो कि पेट के राइट साइड में होता है। ठीक है, राइट साइड में होता है, और उस सीकम के नीचे आपका क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है।
सीकम के बाद आपका क्या प्रारंभ होता है, कोलन होता है। कोलन में क्या होता है, जब का क्या होता है, जल का जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो जल का अपघटन की प्रक्रिया है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आपका अंतर्गहन, उसके बाद है आपका पाचन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद है स्वांगीकरण, उसके बाद है मल का परित्यागम। ठीक है, तो आइए पांचों प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण इंजुकेशन के बारे में देखेंगे। अंतर्ग्रहण जो हमारा अंतर्ग्रहण है इसमें क्या होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण तथा बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद दूसरा है हमारा अंतर्ग्रहण के बाद क्या हो जाता है भैया, उसके बाद हमारा होता है पाचन। पाचन इसमें भोजन को पचाने की, इसमें भोजन को पचाने की क्रिया होती है। ठीक है, और अंतर्ग्रहण के बाद पाचन हो गया। पाचन के बाद क्या हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन, अवशोषण। तीसरा नंबर है हमारा अवशोषण। ठीक है, ये तीसरा नंबर हमारा है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, इसमें भोजन का अवशोषण होता है यानी कि चूषण होता है। इसमें भोजन का अवशोषण होता है या चूषण होता है या चूषण होता है। उसके बाद हमारा क्या है, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण और परित्यागन। स्वांगीकरण चौथा नंबर है आपका स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है कि भोजन के पोषक पदार्थों का चालन होता है। ठीक है, और उसके बाद है आपका मल परित्यागन। पांचवा नंबर कौन सा है हमारा, मल परित्यागन। मल
परित्यागन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ, बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बचे हुए पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, जो हमारा पाचन सिस्टम था वो कहां से शुरू हुआ था। जो हमारा पाचन सिस्टम शुरू हुआ था यहां से शुरू हुआ था। पाचन में हमने सबसे पहले देखा था कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो दो प्रकार से होता है, एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल को 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद मल द्वार, जिसको हम लोग गुदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना 6 प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल था, आहार नाल था। तो सबसे पहले भोजन हमारा मुख में गया, मुख में हमने उसको चबाया, चबाने के बाद वो भोजन जो है ग्रास नली की सहायता से छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत में क्या हुआ, भोजन को विभिन्न प्रकार से तोड़ा गया, उसको पचाया गया। पचाने के बाद जो भोजन है हमारा कहाँ चला गया, बड़ी आंत में चला है। बड़ी आंत में भोजन आने के बाद कहाँ चला गया, बड़ी आंत से वो भोजन जो है सीकम में चला गया। सीकम जो होता है पेट के राइट साइड में होता है, उसी राइट साइड के नीचे आपका, सीकम के नीचे आपका कॉलन पाया जाता है और कॉलन के नीचे आपका अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, और भोजन उसके बाद हमारा कहाँ चला गया, अग्नाशय में चला गया। अग्नाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ चला गया, मल गुहा, जिसको हम लोग गुदा बोलते हैं, वहां चला गया और वेस्ट मटेरियल हमारा कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। तो ये कंप्लीट साइकिल होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का ये कंप्लीट पाचन तंत्र होता है। इसकी लंबाई अगर आपसे मीटर में पूछी जाएगी तो 8 से 10 मीटर याद रखेगा, अगर फीट में पूछा जाएगा तो 32 फीट के करीब इसका आंसर होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो था, ये था हमारा आज का पाचन तंत्र और पोषण। ये हम 2 चीजों के बारे में हमने आज चर्चा करा। उम्मीद है आपको ये चीज पसंद भी आया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका थैंक यू, जय हिंद।